फोन बुक। यूं तो वो थे कुछ नंबर, लेकिन दिल में गड़े हुए, दिमाग पर जिनका बोझ एक ऐसा सवाल बनकर हावी था जिसे हल करना आसान नहीं था। लेकिन फिर वो मानव मन ही क्या जो चुप होकर बैठ जाए। वो तो जूझेगा ही, जूझेगा तो हल आएगा ही। बड़ी देर से देख रही हूं कि फोन हाथ में लिए बैठे हो, ना उस पर कुछ देख रहे हो और ना किसी को कुछ भेज रहे हो। इतने गुमसुम क्यों हो? हाँ? पत्नी ने पूछा। चुप बैठा पति फिर भी ना बोला, उल्टे उसका सर और भी झुक गया। अब पत्नी का माथा ठनका। चावल बीनना छोड़कर उसने गौर से पति को देखा। पति की आंखें तरल थीं। पत्नी ने पति को ऐसे कम देखा था। यूपी पुलिस में थानेदार उसका पति बड़ा कड़क मिजाज था। पत्नी यूं तो 15 दिनों से पति को चिंतित देख रही थी और उसकी बेचैनी का कारण भी जानती थी, लेकिन रौबदार पति के आंसू पहली बार देख रही थी। उसका दिल पिघल गया। उसने बड़ी नरमी से पूछा, कोई खराब खबर है क्या? हाँ, सोच रहा था संचित के नंबर का क्या करूं। ओह, फोन तो उसका अब कभी आना नहीं है, और सेव रखता हूं तो जितनी बार नंबर सामने पड़ता है ना, कलेजे में नश्तर चुभ जाता है। लगता है कोई मेरे प्राण खींचे ले रहा। तुम ही बताओ प्रतिभा, क्या करना चाहिए मुझे? रखे रहूं ये नंबर या हटा दूं? हटाने को दिल नहीं करता और रखने में दिल बैठा जाता है। पति के चेहरे पर इतनी विवशता, इतनी बेचारगी और इतनी तकलीफ थी कि पत्नी का मन भीग गया। संचित शुक्ला पत्रकार था, बहुत कष्ट में मरा। 3 दिन बाद उसके पिता भी मरे बेटे का सिर सहलाने उसके पास जा पहुंचे। संचित का सुंदर परिवार बिखर गया। पत्नी, छोटा सा 2 बरस का बेटा, माँ और बहनें रह गईं उसे रोने के लिए। मरने वाला तो एक बार मरता है और चला जाता है, लेकिन उसके लिए रोने वाले जीवन भर रोते हैं। कोई निकट संबंधी हो, पड़ोसी हो या मित्र हो तो आदमी रोता है, लेकिन उसका पति तो उनके लिए रो रहा है जिनसे उसकी मुलाकात दफ्तरी थी, कामकाजी थी। एक सख्त जान पुलिस वाला 3 हफ्ते से रात भर जगता है। रात में उसे नींद नहीं आती और दिन भर चला जाता है शमशान घाट पर। चूंकि बाहर बहुत रहता है, इसलिए एहतियातन उसने घर में खुद को आइसोलेट कर लिया। पत्नी कमरे के बाहर खाना रख देती, जिसे वो बेमन से किसी तरह निगल लेता था। बाहर के माहौल ने उसका खाना पीना हराम कर दिया था। पत्नी पति की सेहत के लिए चिंतित है। ना वो ठीक से खा रहा है, ना सो पा रहा है। इतना मानसिक दबाव झेलने वाला उसका पति अकेला नहीं था। कोरोना के कारण मानवता पर पड़ी विपदा ने बहुतों के दिल और दिमाग छलनी कर दिए थे। चारों तरफ मौत नाच रही थी। संवेदनाएं मिट्टी हो चुकी थीं। सड़कों पर लाशें थीं और चीखते हुए लोग थे। अस्पताल में एक एक बेड के लिए विशाल अट्टालिकाओं के स्वामी रो रहे थे। बड़े बड़े अफसर और नेता, जिनके एक इशारे पर हवाएं दौड़ती, असहाय थे। साधारण साइकिल और करोड़ों की कार से चलने वाले बीमारी के सामने एक समान हो चुके थे। प्राइवेट अस्पताल जिंदा मरीज लेते और लाखों की वसूली करके मुर्दा वापस कर देते। आपदा के असुर अट्टहास कर रहे थे और जिसका जहां जैसा बस चल रहा था, अंधी कमाई का कोई मौका ना छोड़ता था। मरीजों को ऑक्सीजन देने में सरकार की सांस उखड़ चुकी थी। आदमी वादे खा रहा था, दावे पी रहा था। 20 साल हो गए थे शादी को, लेकिन प्रतिभा ने कभी पति को 2 हफ्तों में जितना परेशान देखा, उतना पहले कभी नहीं देखा। थानेदार भला आदमी था। इन 20 वर्षों में परिवार और खानदान में अनेक मौतें हुई। प्रतिभा के जेठ जिठानी एक सड़क दुर्घटना में मारे गए, परंतु थानेदार तब भी इतना नहीं टूटा जितना एक चीनी वायरस से हो रही मौतों ने उसे हिला दिया था।
एक तो 2021 की कभी न भुलाई जाने वाली गर्मियां और फिर थानेदारी। रोज ही पट पट गिरते आदमी देखने को मजबूर थानेदार फोन लेकर हताश निराश बैठा हुआ था और आंखों में राहत की आस लेकर पत्नी से पूछ रहा था, प्रतिभा, तुम ही बताओ ना, जाने वालों के नंबरों का क्या करूं? क्या करूं? क्या बताऊं मैं। समझदार पत्नी ने पति की पीड़ा समझी। संचित को वो जानती थी। एक बड़े अखबार में क्राइम रिपोर्टर था। घर भी आ चुका था। 8 दिन पहले जब संचित की मौत की खबर आई तो वो भी बहुत दुखी हो गई थी। अप्रैल मई में कोरोना के कारण जाने कितने परिवार नष्ट हो गए। पत्नी ये सोच रही थी कि थानेदार बोल उठा, अभी सीओ साहब को मिलाने के लिए फोन उठाया तो संचित का नाम भी दिख गया। तब से हाथ में फोन लिए बैठा हूं कि इस नाम का अब क्या करूं। जो चला गया दुनिया से उसका नाम कैसे डिलीट करूं? मैं नहीं करना चाहता। तुम बताओ, यह भी कोई तरीका है जाने का? हाँ, अरे ऐसे भी कोई जाता है क्या? 36 बरस का लंबा चौड़ा लड़का था। मैं उसे चिढ़ाता कि तुम्हें तो पुलिस या सेना में होना चाहिए था। कहां चले गए लिखने पढ़ने के धंधे में? वो हंस देता। बहुत सुशील लड़का चला गया प्रतिभा, बहुत सुशील। मेरे परिचितों, मित्रों और रिश्तेदारी में ये 12वीं मौत है। सबके नंबर कैसे हटा दूं? मैं नहीं हटाना चाहता। अरे वो जीते जागते लोग थे, और जो युद्ध में नहीं मरे, जिन्हें कैंसर ने नहीं मारा, जो सड़क पर कार के नीचे नहीं आ गए, उन्होंने तो बस किसी को छुआ और मर गए। कोई खांस दिया और वो मर गए। उनके फोन नंबर देखता हूं तो पागल हो जाता हूं प्रतिभा, पागल हो जाता हूं, पागल। थानेदार रुआसा हो आया। कुछ न कर पाने की अक्षमता उसके भीतर ही भीतर उसे तोड़ रही थी। संवेदनशील आदमी की यही मुश्किल है। अच्छी बुरी कोई बात उसे लग जाती है और फिर उसके दिन रात उसी बात को सोचने विचारने में लग जाते हैं। पत्नी को 3 दिन पुरानी बात याद आई। एक रात उसे नींद नहीं आ रही थी। 2-3 बार वो बाथरूम जाने के लिए उठी। हर बार पति को सिर झुकाए एक डायरी में कुछ लिखते हुए पाया। लैपटॉप खोलकर वो ना जाने क्या क्या कर रहा था। पूछने पर थानेदार का जवाब आया, हाँ, अरे नहीं, कुछ नहीं है, तुम जाओ, सो जाओ, आराम करो। थानेदार ने चुप हो गई, लेकिन पति का रात का चेहरा उसे विचलित कर रहा था। सुबह जब पति काम पर गया तो उसने पति के अस्थायी ठिकाने में प्रवेश किया। कुछ तो उत्सुकता थी और कुछ पति की चिंता। डायरी जब बिस्तर या उसके पास वाली तिपाई पर नहीं मिली तो उसने गद्दा पलटा। वहां डायरी एक पॉलिथीन में लपेट कर रखी हुई मिल गई। उसने डायरी उठाई और जब पन्ने पलटे तो धम से उसी बिस्तर पर बैठ गई। उसने देखा कि पति रात भर अपने पीएफ ग्रेच्युटी का हिसाब लगाता रहा था। कितनी बचत है, कितना गल्ला खेतों से आता है, परिवार का खर्च कितना है और बच्चों के बड़े होने तक कितनी रकम हर महीने चाहिए होगी, ये सब उसने डायरी में लिखा था। कोरोना से संभावित बीमारी और फिर मृत्यु की आशंका ने पति को हिसाबी बना दिया था। चारों तरफ नाचती मौत को देखकर हर आदमी डर रहा था और थानेदार भी इसका अपवाद नहीं था। पत्नी ने डायरी वैसे ही रख दी और तय कर लिया कि पति से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहेगी। डायरी वाली बात उसने हमेशा के लिए अपने दिल के कोने में रख ली। थानेदार और उसकी थानेदारनी अच्छे लोग थे। पति की समाज सेवा में पत्नी बराबर की भागीदार थी। 2020 में लॉकडाउन जब चरम पर था और जब सड़कों पर दिन में भी रात का सन्नाटा गरजता, तब थानेदारनी पुलिस वालों, अखबारों के दफ्तरों के बाहर तैनात गार्डों और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के चौकीदारों को चाय पिलाने रात 11 बजे अपनी स्कूटी पर निकलती। 5 लीटर के कंटेनर में चाय, डिस्पोजेबल ग्लास
और बिस्किट। मां बच्चों को देखे रहती। गरज ये कि समाज पर पड़ी इस भयानक विपदा में पति पत्नी बराबर से कंधा लगा रहे थे। रोज दिन में थानेदारनी 5 किलो पके हुए चावल और 2 लीटर दूध लेकर निकलती और आवारा कुत्तों को खाना खिलाती। दोनों समय का ये उसका नित्य का नियम बन गया था। सास, पति और बच्चों के अलावा और कोई नहीं जानता था उसके इस काम को। परोपकार वही कि बाएं हाथ को खबर ही ना हो कि दाएं ने किसको क्या दिया। इसीलिए पति की पीड़ा पत्नी बेहतर जान पा रही थी। पति जिन 12 लोगों की अकाल मौत से परेशान था, उन्हें वो भी जानती थी। संचित से तो मिली भी थी। एक और मृत पत्रकार सुधाकर को भी पति के हवाले से ही जानती थी। परिवार का एक लड़का आकाश बैंक में अफसर, सुंदर सलोना परिवार था उसका। लेकिन 33 वर्ष की आयु में उसे कोरोना निकल गया। थानेदार की भांजी शालिनी मिश्र पति और बच्चों को बिलखता छोड़कर चली गई। थानेदार के चचेरे भाई और भावज 2 दिनों के अंतर में नहीं रहे। उन्हें रोने को रह गए उनके 2 किशोर वय बच्चे। थानेदार भाई के लिए कम, उसके बच्चों के लिए विक्षिप्त हो गया था। बार बार एक ही बात कहता, अरे कैसे रहेंगे ये बच्चे इतनी बड़ी दुनिया में अकेले? हाँ, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? ऐसे ही और लोग भी थे जिन्हें निर्मम काल ग्रस्त चुका था। पति के प्रश्न का उत्तर उस समय नहीं था पत्नी के पास। उसने पति को ढांढस बंधाया, बढ़िया सी चाय पिलाई। थोड़ी देर बाद खाना बन गया और खा पी कर पति घर से निकल गए। पीछे रह गई पत्नी सोचने को। खाना खत्म करके उसने बर्तन समेटे, मोबाइल फोन पर जुटे बच्चों को झिड़का, माँ को दवा दी और फिर कमरे में जाकर लेट गई। नींद भला क्या आती, वो तो वैसे ही इन दिनों उसकी दुश्मन हो गई थी। और इस समय तो पति का विकल चेहरा उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। बहरहाल बड़ी देर तक वो लेटी रही। शाम को करीब 5 बजे माँ ने चाय के लिए आवाज दी तो उठी, फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी तो उनकी खाने की फरमाइशें भी कम नहीं होती थी। थाली में चाहे जितनी वैरायटी सजा दो, बच्चों को हमेशा ही कम लगती। दादी डांटती, पिता घुड़की देते, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे। और फिर माँ भी तो आगे से आगे हर चीज बनाने के लिए तैयार रहती। उस रात भी थानेदारनी ने बच्चों के लिए छोले भटूरे, अपने और पति के लिए पराठे सब्जी और सास के लिए खिचड़ी बनाई। काम निपटाकर वो पति की प्रतीक्षा करने लगी। पति के घर लौटने का कोई समय तो होता नहीं था, तो रोज वो खाना खा ही लेती थी। लेकिन आज उसने तय किया कि चाहे जितनी भी देर हो जाए, खाना तो वो पति के साथ ही खाएगी। उधर थानेदार घर से निकलकर थाने पहुंचा। आजकल चोरी चकारी बंद ही थी। लोगों के घरों में रहने से चोरों के लिए मुश्किल हो गई थी। सड़कों पर सन्नाटा रहता तो दुर्घटनाएं भी न के बराबर। इसलिए थाने पर पुराना काम बहुत रह नहीं गया था। पुलिस इस समय कोरोना ड्यूटी कर रही थी। थाने पहुंचे अभी उसे घंटा भर ही हुआ था कि थाने पर सीओ साहब का फोन आया और हवलदार ने उससे बताया, सर। हाँ बोलो। सर, सीओ साहब का फोन आया है। शमशान घाट जिस चौकी के अंडर आता है ना, उसके इंचार्ज के घर कोरोना निकल आया है, तो वो चले गए हैं। इसलिए कुछ देर उन्होंने कहा है आप वहां बैठ जाइए, थोड़ी देर में कोई और प्रबंध किया जाएगा। यह सुनकर थानेदार अंत्येष्टि स्थल पहुंच गया। वहां पहुंचा तो देखता है कि लकड़ी वाले और किसी मृतक के घर वालों में झगड़े की नौबत है। मरने वाले का बेटा रो रहा था और रोते रोते बार बार यही कहे जा रहा था, 30,000 में बात हुई थी, उसमें लकड़ी का पैसा शामिल था। मैं अलग से अब नहीं दूंगा 1 भी रुपया। जिसे देखो लूटे ले रहा है, मेरे पास अब नहीं है रुपया। थानेदार का माथा ठनका। उसने लड़के से पूछा, क्या 30,000? किस बात के दिए? किसको दिए? सर,
कुंदन कोविड अस्पताल में पिताजी 8 दिनों से भर्ती थे। 7 लाख वहां लगे और जब पिताजी नहीं रहे तो उन्हें सौदाह गृह लाने के लिए एम्बुलेंस वाला बहुत कठिनाई से तैयार हुआ। लूट लिया उसने। 30,000 रुपए लिए। 30,000। अब थानेदार की त्योरी चढ़ी। अस्पताल द्वारा 7 लाख रुपए लिए जाने की घटना ने उसे वैसे ही क्रोधित कर दिया था और एम्बुलेंस वाली बात ने तो क्रोध की अग्नि में घी डाल दिया। मूड उसका वैसे ही ठीक नहीं रहता था। उसने फिर कुछ सुना ही नहीं। उसके भीतर का पुलिस वाला जाग चुका था। उसने लड़के को थामा और बोला, ले चलो एम्बुलेंस वाले के पास। सर, पैसे लेने के बाद एम्बुलेंस वहां कहां धरी है? तब तक तो वो लंबे लंबे डग भरता थानेदार घाट से बाहर आ चुका था। क्योंकि लड़का थानेदार की गिरफ्त में था तो दोनों रिश्तेदार भी उसके पीछे पीछे दौड़े। बेचारे सोच रहे थे कि आए थे दाह देने को, ये नई बला कहां से आ पड़ी। मिमियाता हुआ बोला, सर, सब गाड़ी वाले ले रहे तो मैं क्या करूं? इसके बाद कोई संवाद नहीं हुआ। बड़े जोर की आवाज हुई और दर्शकों ने एम्बुलेंस वाले को सड़क पर लेटा हुआ पाया। उसके दाहिने गाल पर थानेदार का वजनी पंजा छपा हुआ था। ये त्वरित और आक्रामक कार्रवाई देख एम्बुलेंस वाले के साथ ही तो सटक लिए, जबकि थानेदार गुर्राया, निकाल 28,000। अब क्या मजाल जो एम्बुलेंस वाला चूं भी कर जाता। बिना बोले उसने 28,000 रुपए थानेदार की ओर बढ़ाए तो उसने लड़के को इशारा किया। लड़का हतप्रभ। उसने चुपचाप रुपए पकड़े। एम्बुलेंस वाले को कराहता छोड़कर थानेदार लड़के को लेकर लकड़ी वाले के पास पहुंचा और डांट कर बोला, सरकार कोविड शवों के दाह का पैसा कहां ले रही है, हाँ? जो तुम सबसे वसूल रहे हो। दूसरी लहर में कोविड शव फ्री में जलाए जा रहे हैं। एक भी पैसा नहीं मिलेगा, समझे? चलो यहां से। थानेदार की सहृदयता को देखकर लड़के के आंसू आ गए। पैसे वापस मिलने से अधिक तसल्ली उसे इस बात की थी कि इस दुख की घड़ी में गिद्धों के सामने कोई उसकी रक्षा को खड़ा तो हुआ। किसी ने तो उसके कंधे पर हमदर्दी का हाथ रखा। थानेदार को धन्यवाद दे वो पिता के अंत्येष्टि में जुटा, जबकि उसका रक्षक अपने काम पर लग गया। वहीं थोड़ी दूर पर पीपल का एक पेड़ था जहां 2 पुलिस वाले और खड़े थे। थानेदार भी उन्हीं के पास जा पहुंचा और उनमें सामान्य चर्चा होने लगी। बतियाते हुए उन्हें थोड़ी ही देर हुई थी कि एक साथ 3 शव पहुंचे। तीनों को पीपल के नीचे ही रखकर घर वाले लकड़ी और महापात्र की तलाश में निकले। पीछे रह गए लोगों से पता पड़ा कि तीनों लाशें एक ही घर की थीं, चाचा, भतीजे और नौकर की। चाचा नौकर को लेकर शहर में नौकरी करते थे। युवा भतीजा कुछ दिनों से उनके पास पढ़ाई के लिए रहने आ गया था। कोरोना की दूसरी लहर आते ही ये तीनों घर में बंद हो गए थे। नियम से रहते और सारी सावधानियां बरतते। एक दिन चाचा को पान की तलब लगी। कई दिन से मन मार बैठे थे, लेकिन उस दिन धैर्य जवाब दे गया। बेचारे गली के किनारे तक चले गए पान खाने। पान की दुकान पर कोई नहीं था, परंतु चाचा नहीं जानते थे कि पान वाला खुद संक्रमित था। पान वाला भी नहीं जानता था कि वो संक्रमित है। यही तो इस बीमारी की शैतानी करामात थी कि लोग जब तक समझ पाते तब तक कई और को संक्रमण का प्रसाद बांट चुके होते थे। पहले चाचा संक्रमित हुए और फिर भतीजा और आखिर में नौकर। तड़प कर रह गए, लेकिन कहीं भी बेड नहीं मिला। 2040 में कोई भला मानेगा कि 2021 में शहर वाले भी बिना इलाज मरे थे। थानेदार का दिल दहल गया। शवों के साथ 4 घर वाले भी आए थे जो लकड़ी की प्रतीक्षा में आपस में बात करने में लगे थे। थानेदार उनकी बातचीत सुन रहा था, बिना कुछ बोले। सबकी बातों का सार यही था कि कोरोना आने का कारण मानव का अतिवाद है और इसीलिए प्रकृति के दुख से अपने लिए सुख सोख लेने वाला मानव अपनी बनाई दुनिया को उजड़ते सिमटते देख स्तब्ध हो गया। समझ ही नहीं पा रहा था कि वो करे क्या। उसने पर्वत जीते, सागर मत्थे डाले, आकाश को नापने निकल गया, मरुस्थलों में वसंत भी ले आया। ये करते हुए उसकी भूख और लिप्सा बढ़ गई। लालच बढ़ा तो आवश्यकताएं भी बढ़ी।
तब उसने वन काटे, समंदर पाटे, नदियों के पेट में घर बना डाले। उसने प्रकृति को ललकारा, कृत्रिम वर्षा कराने लग गया, ईश्वर को चुनौती दी और लिंग परिवर्तन करने लगा। उसने अनेक वनस्पतियां समाप्त कर दी, पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियां उसके निरंतर विकराल होते पेट में समा गई। उसने मनुष्य को भी नहीं छोड़ा। धनी और धनी, निर्धन और निर्धन होता गया। उसने कहा कि वो धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी है और ये कहने के बाद उसने अपने आप को अजेय घोषित कर दिया। फिर उसमें अहंकार आ गया। सारी दुनिया तो क्या, उसके केवल एक अंश पर अपनी पताका फहराने वालों ने स्वयं को विश्व विजेता महिमा मंडित कर दिया। अपने जय की गाथाएं लिखने वाला जान ही नहीं सका कि अंतिम पराजय तो उसी की होनी है और प्रकृति से युद्ध का अंतिम मोर्चा तो प्रकृति को ही जीतना है। उसने एक रोग पर विजय पाई तो 10 रोग नए निकल आए। अभिमानी मानव ने यह समझना ही नहीं चाहा कि उसकी सारी हेकड़ी जिस धरती पर है, ब्रह्मांड में उसकी अपनी हैसियत सुई नोक बराबर भी नहीं और उसके सारे अहंकार युद्ध पिपासा भोग हैं तो अनंत आकाश में अपनी धुरी पर घूमती आधारहीन धरती के किसी एक टुकड़े के लिए, बस एक टुकड़े के लिए। क्योंकि उसने इस सत्य को पीठ दिखा दी थी तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधन जुटाने लगा। उसे लक्ष्य बनाया, कैसे भी हो शरीर को कष्ट नहीं देना है। वो एक के बाद एक दवा बनाने लगा। ये खा लो तो ये रोग नहीं होगा। इस जीवन दर्शन पर मनुष्य अभी चल ही रहा था कि ऐसे में अचानक एक दिन एक वायरस आ धमका। अंतरिक्ष का अनंत नापने के लिए सन्नद्ध मानव एक अदने से वायरस का तोड़ नहीं निकाल सका और जबकि उस हत्यारे ने उसे अपने पैरों पर लपटा। थानेदार रात 1 बजे घर लौटा। पत्नी ने पानी दिया और उसके कमरे के बाहर पड़ी तिपाई पर खाने की प्लेट रख दी। बाथरूम से आकर थानेदार ने प्लेट उठाई तो ये देखकर चौंक गया कि पत्नी ने भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक प्लेट उठा ली। हैरान पति बोला, अरे प्रतिभा, तुमने अभी तक खाया नहीं? अपने अपने विचारों में मगन दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। खाने में दोनों का ही मन नहीं लग रहा था। पत्नी ने कुछ कहना चाहा, परंतु पति का ध्यान उसकी ओर नहीं था। पति ने जब सुना ही नहीं तो वो तेज आवाज में बोल पड़ी, कहाँ खो गए ऐसो साहेब? तब जाकर पति की तंद्रा भंग हुई। पत्नी कह रही थी, अरे ऐसो साहेब, ऐसा करिए कि आप किसी का नंबर न डिलीट करिए, बिल्कुल नहीं करिएगा। थानेदार चौंक उठा। दिन भर इतना उलझा रहा था कि सुबह पत्नी से कही बात याद ही नहीं रही थी। थानेदारनी ने दोहराया, अरे मैं कह रही हूँ कि जाने वालों के नंबर डिलीट मत करिएगा। पति का ध्यान अब पूरी तरह से पत्नी पर था। वो कहे जा रही थी, ये सामान्य मौतें नहीं है। हमारी लापरवाहियों ने हत्या की है निर्दोषों की। पहली लहर से पार पा जाने का विजय उत्सव सरकार और समाज ने जल्दी ही मना लिया था। दूसरी लहर का अनुमान न लगाया जा सका। इसलिए एसओ साहब, इनके नंबर रहने दीजिए। उनके नंबर हटाने का अर्थ है एक रिश्ते की हत्या, एक भरोसे की हत्या। और तुम हत्यारे नहीं हो, मैं भी हत्यारे की पत्नी नहीं हूं। इन्हें सिस्टम ने मारा है। जिन्हें सिस्टम ने मारा है वो हमेशा हमारे फोन में रहेंगे, एसओ साहब, फोन में रहेंगे। पति आश्चर्य से पत्नी का चेहरा देख रहा था। पत्नी आवेश में लग रही थी और थानेदार ने उसे इस रूप में पहले कम ही देखा था। पत्नी का चेहरा लाल हो गया था और उस पर क्रोध की रेखाएं साफ पढ़ी जा सकती थीं। थानेदार ने पूछा, ये तो समझा कि नंबर नहीं हटाने, लेकिन क्या वो हमेशा ऐसे ही मेरे फोन में पड़े रहेंगे? हाँ, अरे उनमें कभी आवाज तो आनी नहीं। अब
कभी नहीं। एसओ साहब, हम्म। माँ बात करना चाहती हैं आपसे। थानेदार चकित हुआ। कुछ दिनों से मां से बात दूर दूर से ही हो पा रही थी। उनके कमरे में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। उसने पत्नी को देखा तो जवाब आया, अरे आज दिन भर हम दोनों ने यही सब सोचा। असल में तुम्हारी चिंता का हल माँ ने ही निकाला है। अच्छा होगा कि तुम उन्हीं से सुन लो। इसके बाद पत्नी जाकर मां को उनकी व्हील चेयर पर ले आई। 2 मिनट भी नहीं लगे इस काम में तो थानेदार समझ गया सास बहू पहले से ही तैयारी किए बैठी थी। पत्नी डाइनिंग चेयर खींचकर बैठ गई, जबकि थानेदार अपने दरवाजे के पास ही जमीन पर बैठ गया। मां ने बेटे को आंख भर देखा और उसका चेहरा पढ़ लिया। हिंदी साहित्य से एमए मां बेटे से कहने लगी, बहुत परेशान हो आजकल। मत हो परेशान, समय ही ऐसा है। 12 लोग गए हैं, 12। इन 12 लोगों का फोन पर ग्रुप बनवाओ और उसे नाम दो परिवार। जिसका पति गया है वो पत्नी नंबर रखेगी। नंबर से भावुक रिश्ता हो गया है घर से जाने वाले का। जिसका पिता गया है वो बेटा या बेटी नंबर रखेगी। जिसका भाई गया वो भी ये नंबर रखेगा। फोन नंबर कहीं नहीं जा रहा बेटा, कहीं नहीं। केवल नंबर चलाने वाला बदलेगा। समझो इस बात को। लेकिन वो भी मरने वाले का कोई निकट संबंधी ही होगा ना। अरे उसे तुम अपना बनाओ। इन 12 नंबरों का एक दूसरे से परिचय कराओ। और इनके लिए रो रहे हो ना तो इन्हें हंसाने का भी जतन करो। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनकी लिखाई पढ़ाई की चिंता करो। जहां केवल माँ रह गई है उनका नियमित आय का प्रबंध करो। जिन बच्चों ने माँ खोई है उन्हें तुम मुझसे मिलवाओ। वैसे ये सारे काम तुम अकेले तो नहीं कर सकते। कहाँ से लाओगे इतना पैसा? तो ऐसा करो कि अपने जैसे लोगों को जोड़ो उस ग्रुप में और जीवन भर जोड़े रखने का संकल्प लो। पुलिस वाले हो, बहुत से लोगों को जानते होगे। अरे अपने अफसरों की मदद लो। मिलजुल कर कोई एक ट्रस्ट बनाओ और उससे सबकी मदद करो। अगर इतनी मेहनत कर सकते हो तो फोन नंबर रखो, वरना उन्हें डिलीट कर दो। डिलीट करो अपनी उन संवेदनाओं को, अपने दुख को और अपनी जागी हुई रातों को भूल जाओ। नहीं भूलना है तो संघर्ष करो, संघर्ष। हमदर्दी की उम्र बहुत थोड़ी होती है एसओ साहब। जब तक यादें गर्म रहती हैं तभी तक लोग कुछ करते हैं, वरना उसके बाद तो हर परिवार अकेला ही रोता है। मौत के तत्काल बाद उपजी चिंता और शोक को शमशान वैराग्य कहते हैं। अस्थायी होता है ये। अरे बेटा, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद याद करो। कुछ करना है तो ठोस सोचो, ठोस करो। थानेदार अवाक था। अपनी चिंताओं का ये हल उसे खुश कर गया था। उसकी हमदर्दी असली थी। वो परेशान था और मार्ग दिखाया था मां ने। मां की बात उसे पसंद आई थी, बहुत पसंद। पत्नी की ओर देख उसने हल्के से सिर हिलाया और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। सास बहू थोड़ी देर वहीं बैठी बतियाती रही और फिर मां को उनके कमरे में पहुंचाकर पत्नी अपने कमरे में जाकर बच्चों के पास लेट गई। अपनी सास और उनके बेटे पर उसे गर्व था। यूं ही सुखी संतुष्ट वो लेटी रही। दुख में ही नहीं, आदमी जब बहुत खुश होता है ना तो भी नहीं सो पाता। अपने अपने कमरों में पति पत्नी अपने अपने विचारों में तल्लीन थे और दोनों ने ही उस रात बचा काम जहां का तहां छोड़ दिया। पत्नी ने रसोई नहीं समेटी और पति ने अपने जूठे बर्तन कमरे में ही रखे रहने दिए। आइसोलेशन में दोनों समय अपने बर्तन वही तो साफ करता था। खैर, दोनों बड़ी देर तक लेटे रहे और फिर किसी समय उनकी आंख लग गई। हमेशा की तरह सुबह पहले पत्नी ही उठी
औरतें रात सोई चाहे जब, घर की जिम्मेदारी उन्हें सुबह जल्दी उठा ही देती है। थानेदार जब 8 बजे उठा तो पत्नी नहाने के बाद पूजा करके डाइनिंग टेबल पर बैठी मिली। बच्चे सो रहे थे और सास बहू एक राउंड चाय पी चुकी थी। पति को उठे देखा तो पत्नी बिना बोले चाय बनाने चली गई। जब तक थानेदार ब्रश और रात के बर्तन साफ करने से फारिग हुआ, तिपाई पर चाय और 2 बिस्किट रखे हुए थे। पति ने चाय का एक घूंट लिया और फिर से बात वहीं से शुरू की जहां रात खत्म हुई थी। बोला, ग्रुप तो बना लूंगा, लेकिन हो सकता है वो 12 लोग ही जुड़ने से मना कर दें। क्यों प्रतिभा? हो सकता है ना? या ये भी तो हो सकता है कि कोई जुड़े और कोई बहाना कर दे। तब? अरे ऐसे ग्रुप तो करोड़ों बने हुए हैं। यही तो चुनौती है। तुम्हें भरोसा जीतना होगा सबका। तोड़ना आसान होता है लेकिन जोड़ना कठिन। पहले सबसे बात करो, उन्हें समझाओ। उससे भी पहले अपने दिल में झांको कि क्या सच में उन 12 लोगों की मदद तुम करना चाह रहे हो। अगर दिल ने हाँ में जवाब दिया तो फिर तुम सब कुछ कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। और हाँ तब करना जब जीवन भर अपने इस नए परिवार की मानसिक, सामाजिक और आर्थिक चिंता कर सको। और थानेदार साहब, दिल का जवाब हाँ में आया तो समझ जाना कि होंगे करोड़ों व्हाट्सएप ग्रुप दुनिया में। तुम्हारा ये ग्रुप अपने ढंग का अकेला होगा, एकदम अकेला। मंत्रमुग्ध थानेदार की नजर मां पर पड़ी। उनके चेहरे की अपूर्व शांति थानेदार को दिशा दे गई। और तब जाकर 3 हफ्ते बाद पहली बार थानेदार हंसा। उसकी हंसी देख 3 हफ्ते के बाद सास बहू भी मुस्कुरा दी।